अगर आप कार चलाते हैं और अक्सर पार्किंग की तलाश करते हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण अब जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस विश्लेषण को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत में पार्किंग एक खोज बनकर क्यों रह गई है। भारत में ट्रैफिक जैम और पार्किंग एक राष्ट्रीय समस्या है। भारत में शांतिपूर्वक कार पार्किंग की जगह तलाश करने को आप सबसे बड़ी सहनशीलता भी कह सकते हैं। भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की तस्वीरें काफी दुर्लभ हैं। IBM द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में पार्किंग की जगह को लेकर सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा झगड़े भारत के 2 शहरों में होते हैं और वो हैं दिल्ली और बेंगलुरु। दिल्ली के 58% वाहन चालक और बेंगलोर के 44% वाहन चालक हर रोज पार्किंग के लिए बहस करते हैं। पार्किंग को लेकर होने वाली बहस के मामले में केन्या की राजधानी नैरोबी तीसरे और इटली का शहर मिलान चौथे नंबर पर है। भारत में एक वाहन चालक को पार्किंग तलाशने में औसतन 31 से 40 मिनट तक का वक्त लग सकता है। पार्किंग पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 30% मामलों में ट्रैफिक जैम्स भी गलत तरीके से की गई पार्किंग की वजह से ही लगते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के नियमों को न मानना भी भारत की समस्या को काफी हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक के नियमों को मानते ही नहीं। वैसे भारत में पार्किंग की समस्या का समाधान काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत में पार्किंग की जगह कम होती जा रही है और कार्स की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में औसतन हर रोज करीब 5,650 पैसेंजर कार्स की बिक्री होती है। दिल्ली जैसे शहर में हर रोज 1200 नई कार सड़क पर आती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में मौजूद कार्स की कुल संख्या से भी ज्यादा कार्स हैं। यानी अकेले इस शहर में बाकी के 3 शहरों की गाड़ियों को कुल मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा गाड़ियां हैं। वर्ष 2012 से 2013 के दौरान किए गए एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 75 लाख कार्स थी। यह सर्वे 3 वर्ष पहले किया गया था, इसलिए अब तक इसमें करीब 12 लाख कार्स और जुड़ चुकी होंगी। यानी लगभग इस समय दिल्ली में करीब 1 करोड़ कार्स होंगी। अब आप सोचिए, इतनी कार्स के लिए आखिर पार्किंग की जगह आएगी कहां से? दिल्ली में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में अपने बेड़े में 5 लाख नई कार जोड़ी हैं। दिल्ली में बिकने वाली कुल कारों में से 10% का इस्तेमाल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में या रेडियो टैक्सी सर्विस में ही होता है। आपने देखा होगा कि ये कैब्स अक्सर यात्रियों के इंतजार के लिए सड़कों के किनारे पर खड़ी रहती हैं। जहां ये कैब्स खड़ी होती हैं उस जगह एक तरह से एक अस्थायी पार्किंग बनती चली जाती है। ज्यादातर कैब ड्राइवर्स 5 से 10 मिनट तक यात्रियों का इंतजार करते हैं और कई बार ये वक्त इससे ज्यादा भी हो सकता है और इस दौरान कई बार उनके पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है। ये ड्राइवर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए टैक्सी चलाते हैं, इसलिए ये पार्किंग शुल्क नहीं देना चाहते, इसलिए ये ऐसी जगह गाड़ी लगाते हैं जहां इन्हें कोई पार्किंग का शुल्क ना देना पड़े। भारत में मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में पार्किंग खुद एक मल्टी लेवल समस्या बन गई है, क्योंकि लोग कार पार्किंग के संस्कारों का पालन ठीक से नहीं करना चाहते। असभ्य तरीके से कार चलाना और कार पार्क करना दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं और इन बुराइयों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इसलिए पार्किंग की समस्या पर आप हमारा ये मल्टी लेवल DNA टेस्ट देखिए और इस बात पर विचार कीजिए कि आप अपने स्तर पर भारत की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। भारत में 2 गज जमीन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन पार्किंग में खड़ी एक कार औसतन 25 गज जमीन घेर लेती है। भारत में कार पार्किंग की समस्या मल्टी लेवल हो चुकी है और इसके लिए सिर्फ जगह की कमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अच्छी सोच की कमी को इसकी असली वजह माना जा सकता है। सर, ये गाड़ी आपने सड़क पे पार्क की है, क्या सोच के पार्क किया? ये सोच के पार्क करी, जैसे और पार्क करी हुई गाड़ी। हाँ। हमने भी कर ली। बात आपकी ठीक है। हाँ। हम जा रहे थे ना, बोला यहाँ पार्क कर लो। हाँ। हमने यहाँ पे पार्क कर लिया। दिखी तो आपने पार्क कर ली। हमने तो इनको पकड़ा दी गाड़ी बस। अच्छा, पार्किंग वालों ने की है? हाँ, मैंने नहीं करी, गाड़ी वाले ने करी है। गाड़ी वाले ने गलत किया? उन्होंने बिल्कुल गलत किया। आपको मल्टी लेवल पार्किंग नहीं जाना चाहिए। हाँ? मल्टी लेवल पार्किंग नहीं जाना चाहिए। नहीं, यहाँ भी तो पार्किंग होती है ना। आती है। यह है दिल्ली का सरोजनी नगर इलाका, जहां NDMC ने मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन इस मल्टी लेवल पार्किंग का 90% पार्किंग स्पेस अक्सर खाली रहता है।
क्योंकि लोग अंदर जाकर कार पार्क करने की जहमत नहीं उठाना चाहते। वो ज्यादा कीमत देकर बाहर कार पार्क कर देते हैं और भारत में लगातार चलने वाले पार्किंग युद्ध में अपना योगदान दे देते हैं। ये जो आपने आगे लगवा रखी है तो गलत है ना, रोड रुकवा रखा आपने। रोड हम नहीं रुकवाते, वो ट्रैफिक जो आगे से जाम लगता है ना उससे होता है। जैसे ये 2 गाड़ियां हैं, ये बिल्कुल रोड पे खड़ी हैं, ये आपने ही लगवाई ना, चाबी इनकी आपके पास ही है ना। तो क्या ठेकेदार कहता है करवा दो या फिर आप ही लगा देते हो? उतना पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, इतना कॉम्प्रोमाइज होता है भाई? अपनी सड़क है, सरकारी सड़क है, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज बनता है। हिंदुस्तान है, यहाँ रूल कौन मानता है? ये पीली रेखा आप देख रहे हैं, ये वो लक्ष्मण रेखा है जो निर्धारित की गई है कि यहाँ गाड़ी पार्क होनी चाहिए, लेकिन गाड़ियाँ सड़क तक हैं। दरअसल गैर कानूनी तरीके से कार पार्क करना भारत के लोगों के डीएनए में शामिल हो चुका है और इसके लिए तरह तरह के शुद्ध देसी आविष्कार करते रहते हैं। मसलन पार्किंग घेर कर रखने के लिए लोग वहां अपना पुराना खटारा स्कूटर या कुछ सामान रख देते हैं। भारत में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जिस जमीन पर महंगी महंगी कारें पार्क की जाती हैं, वो जमीन कभी अपनी असली कीमत नहीं वसूल पाती। 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन कार पार्किंग शुल्क से सिर्फ 38,000 रुपए ही वसूल पाती है। यानी गरीब चाहे सड़क पर सब्सिडी का इंतजार करते रहे, लेकिन कार मालिकों को सड़क वाली सब्सिडी जरूर मिल रही है। आप इसे एक तरह का सड़क घोटाला भी कह सकते हैं। आप जैसे फ्री पार्किंग देंगे तो लोग यूज़ करेंगे ही, वो एक तरीके से सब्सिडी है जो कि आप कार यूज़र को एक्सटेंड करते हैं। तो अगर आप उसको अप्रोप्रिएटली प्राइस करेंगे तो फिर आपकी वो डिमांड कम हो जाएगी। तो और वो करना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप कनॉट प्लेस में देखेंगे तो वहाँ पर जो लैंड की प्राइस है वो करीब कोई 2.5 करोड़ आती है, जो एक कार जितनी यूज़ करती है, 23 स्क्वायर मीटर यूज़ करती है, और उसको हम कभी कभी क्या कोई 20 रुपये पर घंटा के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो आपको साल में शायद आप 1 लाख 1.25 लाख के आसपास रियलाइज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 2.5 करोड़ के आसपास आती है। तो आपको 250 साल लग जाएंगे वो रिकवर करने में वो प्राइस। एक हद तक पार्किंग स्पेस की कमी जरूर है, लेकिन पार्किंग माफियाओं और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अवैध पार्किंग खूब फल फूल रही है। मैंने कहा जैसे दिल्ली में ट्रैफिक की संख्या बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स की संख्या है, उस हिसाब के अनुसार प्रोपोर्शनेट पार्किंग डेजिग्नेटेड नहीं है, और इसमें मल्टी एजेंसीज चूँकि इन्वॉल्व होती हैं तो थोड़ा सा जो है जो स्पेस है वो स्लो रहती है। अवैध पार्किंग की समस्या सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बेशकीमती जमीन को बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि नोएडा जैसे शहरों में भी अवैध पार्किंग के नाम पर माफिया चांदी काट रहे हैं और आम लोग फिर भी ट्रैफिक जैम की समस्या झेलने पर मजबूर हैं। लोकल बंदे जो हैं वो अथॉरिटी से ठेका लेते हैं। नहीं, कंपनी वाले देते हैं पैसा। हाँ, कंपनी वाले देते हैं। कंपनी वाले तो एम्प्लॉय को देंगे ना। कंपनी वाले एम्प्लॉय को देते हैं, पार्किंग वाले को। तो उन्होंने मतलब ये हो गया ना कि इतनी जगह ले ली और उस जगह में जितनी गाड़ियां लगी उसके दे दिए। कंपनी वालों के 20 गाड़ियां आती है, जगह नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय मांगता है जी मेरे पार्किंग चाहिए। हाँ, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, बाहर जैसे 20 गाड़ी का स्पेस देख लेके ले लिया, 20 गाड़ी को चेक दे, उसका हिसाब कर लिया मंथली या 6 महीने का जो भी कर लिया। इस अवैध पार्किंग पर न सिर्फ कारें खड़ी की जाती हैं, बल्कि माफियाओं की मदद से खाने पीने की दुकानें और ढाबे भी सजा लिए जाते हैं। स्टार्टिंग के वही लेते हैं यहाँ पे जो ठेकेदार है, ऐसे लेते हैं 10-15 हज़ार के लेते हैं 1 महीने के। स्टार्टिंग दुकान लगाने के लगा सकती हूँ फिर मैं, उसमें सब चीज़ होगा, इतने पैसे तो है मेरे पास, सब होएगा। उसके बाद में आपका महीना अलग जो लगेगा वो अलग लगता है, 4-5 हज़ार रुपये जो है। एमसीडी वाले कुछ नहीं बोलेंगे? एमसीडी यहाँ कहाँ है? एमसीडी वगैरह का सब उसी में होता है। नोएडा में एमसीडी कहाँ है? एमसीडी है ना यहाँ पे, कमेटी वगैरह जो आती है वो नोएडा अथॉरिटी की हुई ना। नोएडा अथॉरिटी की, तो वो कोई परेशान नहीं करेगा। टाउन प्लानर भी मानते हैं कि पार्किंग के नाम पर भारत में एक सड़क घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सड़कें गायब होती जा रही हैं, अवैध पार्किंग बढ़ती जा रही है और सड़क पर गाड़ियों के चलने के लिए जगह नहीं बची है। सेंट्रल लंदन में कंजेशन चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो अभी करेंटली शायद 11 पाउंड के आसपास है। तो आपको घुसने के लिए 11 पाउंड देना पड़ता है, और इन एडिशन टू दैट आपको पार्किंग फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत हाई है। जो कि आप अगर कनॉट प्लेस के कंपैरिजन करेंगे तो कंजेशन चार्ज तो खैर अभी दिल्ली में लाने में टाइम लग सकता है, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन पार्किंग फीस डेफिनेटली काफ़ी हाई हो सकती है। हालात यह है कि शहरों में वैध पार्किंग से ज्यादा अवैध पार्किंग है, और इसलिए गूगल की एप्लीकेशन भी चक्कर खा जाती है।
गूगल में सर्च करने पर यहाँ मेरा फ़ोन ये दिखा रहा है कि नियरेस्ट ऑथराइज्ड पार्किंग जो है, अधिकृत पार्किंग 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन मेरे पीछे लगी गाड़ियों की कतार आपको ये साफ बता रही है कि नोएडा में गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको ऑथराइज्ड पार्किंग जैसी कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस गाड़ियों के चलने के लिए एक लेन छोड़ दीजिए, बाकी पूरी सड़क गाड़ी पार्क करने के लिए हाजिर है। भारत में अगर पार्किंग की समस्या से निपटना है तो फिर पार्किंग स्पेस बनाने के साथ साथ लोगों को अपने दिमाग में कार वाले संस्कार के लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, उसी तरह सही तरीके से कार पार्क करने की तमीज भी आपके ही हाथ में है। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या सुलझाई नहीं जा सकती, लेकिन हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के नेता, हमारे देश की पुलिस और हमारे देश के प्रशासन में लगे हुए अफसर सीखने के लिए तैयार नहीं है। और आज उन्होंने हालत ऐसी कर दी है कि हमारे देश की किसी भी सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और देश का जो सिस्टम है वो आज भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाकी लोगों ने कैसे सीखा और बाकी लोगों ने, बाकी देशों ने कैसे इस पर काबू पाया, ये भी देखने वाली बात है। पार्किंग के मामले में हम अपने आसपास के देशों को देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि ये दुखद है कि हमारे देश की सरकारें इन देशों से कुछ नहीं सीखती। वो इन देशों में टूर करने तो जरूर जाती हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि हम स्टडी टूर्स पर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि बाकी देशों में क्या व्यवस्था है, लेकिन वो वहाँ छुट्टी मनाकर आ जाते हैं, सीखते कुछ नहीं। ऐसा ही एक देश सिंगापुर है। सिंगापुर आबादी के घनत्व के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 7,618 लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी सिंगापुर में कार पार्किंग ट्रैफिक जैम्स की वजह नहीं बनती, क्योंकि इससे बचने के लिए सिंगापुर ने और वहां की सरकार ने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी, हमारी सरकार की तरह नहीं। एक जमाने में कम जगह और ज्यादा आबादी की वजह से ट्रैफिक जैम, पार्किंग और प्रदूषण सिंगापुर की सबसे बड़ी समस्याएं बन गई थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में है। और इनसे बचने के लिए 1975 में, आप सोचिए 1975 में सिंगापुर ने एरिया लाइसेंसिंग स्कीम लागू कर दी थी। यह दुनिया की पहली कंजेशन प्राइसिंग स्कीम थी, जिसे 1998 में अपडेट किया था। यह वो वक्त था जब हमारे देश में किसी ने इसके बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था। सिंगापुर में गाड़ियां बहुत महंगी कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिए गए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़ा पार्किंग स्पेस बनाया गया। सिंगापुर में सिर्फ 15% लोगों के पास ही अपनी कारें हैं, जबकि अमेरिका में 82% लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं। 2010 के आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर में सिर्फ 32% घरों में ही कार हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिंगापुर एशिया के सबसे अमीर और समृद्ध देशों में से एक है। सिंगापुर में कार खरीदने वाले को कार की मार्केट वैल्यू का 1.5 गुना टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही सड़क पर कार चलाने के लिए एक परमिट लेना होता है, जो 10 साल के लिए ही मान्य होता है। यह परमिट इतना महंगा होता है कि इसे पाने के लिए जो रकम खर्च करनी पड़ती है, उससे आप भारत जैसे देश में कोई भी बड़ी लग्जरी कार खरीद सकते हैं। इस परमिट के लिए बाकायदा बोली लगती है और हर साल परमिट का कोटा निर्धारित होता है, यानी निर्धारित लोगों को ही यह परमिट दिया जाता है, सबको नहीं। और इसमें कोई सिफारिश भी नहीं चलती। सिंगापुर ने इन योजनाओं के जरिए प्रदूषण भी घटाया, ट्रैफिक जैम की समस्या को भी दूर किया और पार्किंग की कमी का पक्का इलाज कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ये कह दे कि उसके पास कोई इलाज नहीं, सरकार इसके बारे में सोचना बंद कर दें, नेता इन समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दें, हमारे देश का प्रशासन अगर कुछ ना करे और ये सब कुछ होने दे और आंख बंद करके बैठा रहे, तो फिर देश के लोग क्या कर सकते हैं? सवाल यही है, आप क्या कर सकते हैं? तो इसका उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे जो मोबाइल फोन में जो कैमरा है, उससे मैंने ये वीडियो बनाया जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे, ये नोएडा का वीडियो है क्योंकि जी न्यूज का स्टूडियो नोएडा में है, और यहां पर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां और टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल्स गैर कानूनी तरीके से सड़कों पर खड़े हुए हैं। इलीगल पार्किंग है ये सारी की सारी। नोएडा की तस्वीरें हैं, इसमें आप देख पाएंगे, और इसी की वजह से जाम लगता है। और अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस तरह का वीडियो बनाइए
उसके बाद अपने इलाके के लोकल सांसद को टैग कीजिए, विधायक को टैग कीजिए, उस इलाके के डीएम को टैग कीजिए, वहां के एसपी को टैग कीजिए और अपने राज्य या अपने स्टेट के मंत्री को टैग कीजिए और उन पर दबाव डालिए और उन्हें दिखाइए कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। ये वीडियो मैंने ही बनाया है और ये रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं खुद इस तरह के वीडियोस बनाकर कई बार सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूं ताकि सरकार की आंखें खुलें और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन सरकार की आंखें जरूर खुलेंगी जब उन्हें भारी संख्या में ऐसे वीडियोस आपकी तरफ से मिलने लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश में लोगों के अंदर पार्किंग वाले संस्कार हैं ही नहीं और देश में ऐसी कोई एजेंसी या कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोग डरें, जो ऐसे लोगों को रोक सके। हमें लगता है कि लोगों को अनुशासित करने के लिए कड़े कानून और बहुत भारी जुर्माने का प्रावधान इस देश में होना चाहिए, तभी इस देश के लोग सुधर पाएंगे। इससे सुनिश्चित करने के लिए हमें तमाम बड़ी सड़कों पर और ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ानी होगी और दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की मदद लेनी होगी। अब हमारे देश के लोगों को एक ऐसा सामाजिक प्रेशर ग्रुप भी बनाना होगा ताकि ट्रैफिक जैम्स और पार्किंग की व्यवस्था देश का एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए और नेताओं पर इसे लेकर दबाव पड़े। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि देश में कारों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनकम टैक्स देने वालों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। यानी लोगों के पास कार खरीदने के पैसे तो हैं, लेकिन वही लोग इनकम टैक्स नहीं देना चाहते।